हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से IBPS क्लर्क मेंस को, जो कि कल होने वाला है 8 अक्टूबर को, अप्रोच करना चाहिए। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि जो सिक्वेंस ऑफ अटैम्प्टिंग है पेपर का, वो क्या रहना चाहिए। और ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको गो थ्रू दी पेपर, ठीक है। यूज़ मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले सारे पेपर को गो थ्रू करना है। आपको पता है टाइम बाउंड है IBPS क्लर्क के अंदर, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ऑटोमेटिकली आपके पास में टाइमिंग होगा, ठीक है। आपको कंपोजिट टाइम नहीं है, टाइम पर्टिकुलर सेक्शन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी सेक्शन ओपन होता है उसको पूरे पेपर को आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कुछ क्वेश्चंस करने लायक होते हैं तो कुछ स्किप करने वाले भी होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही अगर आपका पजल स्टार्ट हो रहा है, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। क्योंकि हम बात करेंगे इसी की आगे चल के सीक्वेंस ऑफ अटैम्प्टिंग में कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन के बारे में बात क्यों की है, ठीक है। तो आपको क्या होगा इससे कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपने पजल था, आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप करते हुए चले गए। इसी तरीके से आपको सारा पेपर आप तो एक तो गो थ्रू कर लिया, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा स्विच करने में बार बार, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। या फिर आपने कोई चीज़ अटैम्प्ट भी कर ली थी ना, और हो सकता है कि उसके आगे बैकवर्ड या फॉरवर्ड में कोई क्वेश्चंस रह गए हो, अगर आपने बीच से स्टार्ट किया होगा तो रह जाएंगे, ठीक है। और बाद में आपको जब टाइमिंग कम रहेगा तो रिग्रेट होगा कि यार अपन कर लेते हो उसको, तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते। तो अपन को ऐसा काम नहीं करना है। स्टार्टिंग से आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही चलना है, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हो वो क्वेश्चंस को आपको मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप ऑब्वियस सी बात है कि साथ में ही लेकर के चलेंगे। और इस तरीके से स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है कि आपको वापस उस जो अटैम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन उस पर नहीं आना पड़े, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग भी आपको दिया हुआ होता है ना, वो भी एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा कम लग रहा होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन का यूज़ करना, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है करंट अफेयर्स के बारे में या GA सेक्शन के बारे में, ठीक है, कि क्या आने वाला है, लेवल क्या रहेगा। वो तो हमें कल ही पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहता है। मतलब इतना तो आएगा कि हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मॉडरेट आ जाता है तो कट ऑफ कम जाएगी, तो भी आपको स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आपका ईजी आ जाता है तो कुछ ज़्यादा आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि ईजी में हमारे से गलती होने के चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और क्योंकि अगर आप अभी छोड़ेंगे नहीं करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा सोचना, तो आपके माइंड में चीज़ें घूमती रहेंगी, तो अदर सेक्शंस पर भी आपके कल एग्जाम में इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो आपको क्या होने वाला है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अभी इस मोमेंट पे आपको स्टॉप रीडिंग न्यू, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। कोई भी अभी आपको जैसे मॉक आ जाता है, सपोज़ कोई आपका मॉक छूट गया होगा रिवाइज करने से, उसमें कोई नई पैटर्न की DI आ गई, मत करना। नए पैटर्न का पजल हो गया, मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आपको वो चीज़ सिचुएशन पैनिक कर सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी काम आपको नहीं करना है। मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके अलावा डोंट टेक एनीथिंग ऑन ईगो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ स्किप मेथड एज वेल, ठीक है, कि कोई भी चीज़ को आपका एग्जाम में ईगो पे नहीं लेना है। जैसे सपोज कर लेते हैं, खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया क्वांट के अंदर या इंग्लिश के अंदर, जो आपने बोला यार क्लोज टेस्ट तो अपने बाएं हाथ का खेल है, अपन अच्छे से बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे या फिर DI कोई ऐसी आ गई जो आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, टाइम डिस्टेंस स्पीड की, ठीक है, लेकिन आपसे वहाँ नहीं बन रही, तो आपको ईगो पे नहीं लेना है, तुरंत स्किप कर दीजिए। और स्किप मेथड इसीलिए ही होता है कि आप अच्छे से अच्छा और अटैम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप उसी में लगे रहोगे ना तो पूरे पेपर को आप बिगाड़ लोगे खुद से ही, ठीक है। तो इस ईगो को साइड में रख देना, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कि डोंट थिंक टू मच अबाउट नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स और कट ऑफ और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि आपको कल ही पता चलेगा कि लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका GA सेक्शन ओपन होता है और सपोज़ कर लेते कि थोड़ा मॉडरेट आ जाता है, तो आपको वही स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। आपको तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको जस्ट अपने ऊपर फेथ रखना है,
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में मत सोचना, ठीक है, क्योंकि हमने सोचा कि इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन जो है अभी तक ईजी आ रहा है, तो हो सकता है इस बार मॉडरेट डाल दे। तो आप सोच के कुछ गए थे कि 30+ अटैम्प्ट करेंगे और हो कुछ और गया कि 25 ही अटैम्प्ट्स हुए आपके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ज़्यादा दिल पे नहीं लेनी है चीज़ें, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना कि हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, आगे के सेक्शंस पर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करना उन्हीं सेकंड्स के अंदर, और बहुत काम रहकर, बहुत रिलैक्स रह करके अपने एग्जाम्स को अटैम्प्ट करना। साथ ही में अपने ऊपर फेथ रखना है। मुझे पता है कि आप कर सकते हो, आपको भी पता है आप कर सकते हो, इसलिए किसी की भी बातों से, किसी भी नेगेटिव बातों से, आसपास की जो सीट्स पे जो एस्पिरेंट्स बैठे हैं उनकी बातों से भी आपको क्या होना है कि अपने माइंड को ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ फोकस आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। साथ ही में पॉजिटिव रहना है, स्माइल रखनी है फेस पर, काम रहना है, और एग्ज़ाम शुरू होने से 5 मिनट पहले मेडिटेशन कर लेना। मेडिटेशन करने से आपका जो भी प्रिपरेशन है ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी जो अटैम्प्ट है ना उसके ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के अटैम्प्ट करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, ठीक है। उन सीक्वेंस को मैं खुद पर्टिकुलरली यूज़ करती हूँ, और उन्हीं चीज़ों को मैंने जैसे यूज़ किया तो मुझे मॉक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, और कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर भी मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने IBPS क्लर्क मेंस दिया था। वो रीज़न अलग है कि राजस्थान का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, और लास्ट ईयर की खैर बात है, वो मैटर नहीं करता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ किया वो मुझे वहाँ काम आया है नहीं आया वो मैटर करता है। तो मुझे डेफिनेटली काम आया, और मेरे को ये भी अंदाज़ा है कि आपको ये स्ट्रेटेजी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो आपको अटैम्प्ट कैसे करना है कि सबसे पहले आपको मिसलेनियस छोटे छोटे क्वेश्चन से अटैम्प्ट करना है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि डाल दिए जाएँ इस बार, ठीक है। ज़्यादा वेटेज नहीं रहता कंप्यूटर को, लेकिन आ सकता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, छोटे क्वेश्चंस के अंदर आपके कौन से हो गए, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वन लाइनर्स क्वेश्चंस, इनको अटैम्प्ट करना है। और इनको अटैम्प्ट कैसे करोगे, क्या आप एक एक क्वेश्चन को ढूंढोगे, नहीं। फर्स्ट पॉइंट पे हमने बात किया था मार्क फॉर रिव्यू, कि जब आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे होंगे, वो मार्क फॉर रिव्यू बड़े क्वेश्चंस के लिए होने वाला है, जैसे पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए हो गया, न्यू पैटर्न्स के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन उसी दौरान आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो साथ में करते जा रहे हो, टाइम वेस्ट कहीं पर भी होगा नहीं आपका, और आप अच्छे से अच्छा अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। एक सेटिस्फाइड अटैम्प्ट आप कर ले जाओगे, चाहे सेक्शन कैसा भी आ रहा हो, ओके। देन आपको सेकंड स्टेप पे रखना है कि इनपुट आउटपुट अल्फा न्यूमेरिक या इसी के लेवल का जो मीडियम लेवल क्वेश्चन होता है ना, उसी को आपको सेकंड स्टेप पे रखना है कि आपको सॉल्व करना है उनको, ठीक है, उनको अटैम्प्ट कर लेना है। थर्ड पे आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स को, कुछ एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो टफ होगा और आपसे नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो आप उसको स्किप कर देंगे तुरंत ही, और बाकी क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर लेंगे जितना आपको अच्छे से आ रहा है। बिल्कुल एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने रीडिंग में ध्यान नहीं दिया, हद से ज़्यादा आपने स्पीड बढ़ा दी और एक्यूरेसी पे फोकस नहीं किया, तो हमारे लिए गड़बड़ वाला काम हो जाएगा। तो दोनों को साथ में लेकर के चलना। फोर्थ नंबर पे आपको अटैम्प्ट करना है न्यू पैटर्न क्वेश्चन को। न्यू पैटर्न क्वेश्चन हमेशा ईजी होते हैं, हमेशा इनको अटैम्प्ट करना आप, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग को फिफ्थ नंबर इसीलिए दिया है मैंने इसको, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यानी इवन मैं भी इसको स्किप करती हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ना फंस जाते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं इस सेक्शन को और अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो लास्ट में रखना है इसको, ठीक है। और ये सीक्वेंस आई थिंक आप में से कई लोग फॉलो भी करते होंगे, और मे भी हो सकता है कि आप लोगों का पहले पजल और सिटिंग आप करते हो, ठीक है। लेकिन मेरा जो अप्रोच है वो ये रहता है टू मतलब अपना मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं ना। अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में अगेन मतलब सभी आपके जितने भी जो सेक्शन है उसके अंदर मिसलेनियस आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। क्वांट के अंदर मिसलेनियस में क्या क्या आएगा, नंबर सीरीज़ है, ओल्ड पैटर्न यानी कि प्री लेवल पैटर्न ही आएगा आपके पास में। क्वाड्रेटिक का एक आध क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, वो आपको करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कर लेना है। और इसी मिसलेनियस में मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि जैसे थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप आ जाता है आपके पास में, ठीक है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं जिस पर बेस्ड आपके 3 to 4 मतलब कैसलेट DI इसको बोल सकते हैं, और काइंडा की आप इसको प्री लेवल होता है वो, ठीक है। तो आप आराम से उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, ईजी होता है, इसको अटैम्प्ट करना मत भूलना, ठीक है। वेरिएबल बेस्ड आता है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख जाता है ना तो आप फर्स्ट स्टेप पे ही कर ले जाना उसको, बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके कहीं ना कहीं 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद में एक DI कर लेना, क्योंकि आपने मार्क फॉर रिव्यू तो कर ही लिया था, तो एक DI कर लेना और थोड़ा सा आप DI को पढ़ोगे ना तो ही आपको पता चल जाएगा कि एक बार में बनेगी या स्किप करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। देन आपको अर्थमेटिक करना है, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करने, क्योंकि एक DI कर लोगे ना तो थोड़ा सेटिस्फाई रहोगे आप एग्जाम के अंदर, कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार हमने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट कर लिया अभी तक, ठीक है। देन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करना, जो आ रहे हैं वो करना, और उसमें आप एक्सपेक्ट कर लेना कि मिसिंग, मतलब आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है और 3 ऑप्शंस होते हैं जो सेटिस्फाई करने होते हैं, मॉक में भी हमने देखे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपसे जितने भी बन पा रहे हैं ना, अब बस एक्यूरेसी मेंटेन करना क्वांट के अंदर, ठीक है। फिर आपको Q1, Q2 और DS के क्वेश्चंस करने हैं, सारे नहीं करने होते, कुछ एक आध आपको फॉर्मूला की वजह से कोई किसी भी रीज़न से छोड़ने पड़े तो छोड़ देना, और जितना बन पा रहा है आप उतना बना लेना इसके अंदर से, ठीक है। रेस्ट आपका जो भी क्वेश्चन DI का बच जाता है उसको अटैम्प्ट करेंगे, अर्थमेटिक को अटैम्प्ट करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसको आपको लगा था कि यार अभी नहीं, लास्ट में ही अटैम्प्ट करूँगी इसको, या लास्ट में अटैम्प्ट करूँगा, तो उस केस में आपको उसको भी अटैम्प्ट कर लेना है। या फिर कोई न्यू पैटर्न आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है क्वांट के अंदर, तो भी आप उसको अटैम्प्ट लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता रही हूँ कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कल आप आके इसी वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश सेक्शन में देखो, थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज है कि छोटे क्वेश्चंस, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे कि इंग्लिश के अंदर भी आपको मिसलेनियस जाना है। मिसलेनियस में पार्ट A आ जाएगा आपके पास में कि आपका जैसे फ्लर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, और जो वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, वो आपको कर लेने हैं, ठीक है, A पार्ट के अंदर, और जल्दी से हो जाएंगे, ये बहुत ईजी आएंगे, ठीक है। और साथ ही में आपके पास में फिर B पार्ट में आपको क्या चलना है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब जैसे पैराजम्बल आ गया आपके पास में, क्योंकि इसके अंदर आपके पास में एरर्स या फिर फिलर्स आपसे पूछ सकता है, या फिर ऑड वन आउट भी पैटर्न पर आपका आ सकता है, ठीक है, पैराजम्बल। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो स्टार्ट में हम इसको नहीं कर सकते, या पार्ट A में हम इसको नहीं डाल सकते। मैच डी कॉलम में भी आजकल, अब मैंने आपको अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैच डी कॉलम में भी मैंने आपको बता दिया है कि आपका ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली आने लग गया है। कॉन्टेक्चुअली तो ठीक था, ग्रामेटिकली भी आने लग गया है, ठीक है। कई बार इसके अंदर भी आपका फिलर्स वगैरह पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से आपको अच्छे से इसको अटैम्प्ट करना है, और जो नहीं आता है डायरेक्ट स्किप कर दीजिएगा। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स इसी के अंदर आ जाएंगे। एरर्स, वो हमें देखना पड़ेगा कि एरर्स किस लेवल का आ रहा है, ठीक है। और पैरा कंप्लीशन है, पैरा कंप्लीशन भी इसी में ही आएगा, ऑड वन आउट या थीम बेस्ड। अब इसमें से सारे टॉपिक्स भी आपके पास में आ सकते हैं कि 2-2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चंस करके, हालांकि पैराजम्बल तो आने के 99% चांसेस है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आपके पास में हो सकता है कि एक आध ना भी आए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मैंने ऑलमोस्ट जो बन पा रहे थे ना वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके थर्ड आते हैं न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न ईजी होते हैं, जैसे कि अभी आपके RRB PO और क्लर्क के अंदर देखा गया है कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन या फिर एक पैराग्राफ दे देते हैं, और उस पैराग्राफ के अंदर आपको दे देते हैं, मतलब सिनो एंडो पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि कभी भी आपको दिख जाए ना यहाँ पे कि ईडियम या फ्रेजल वर्ब, ठीक है, आपको दिख जाता है, या फिर वर्ड यूजेस, श्योर नहीं होना तो आप इसको स्किप कर देना। श्योर नहीं हो तो स्किप इट, ठीक है, बिल्कुल चांस मत लेना, ओके। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में आरसी में आ जाते हैं मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। आपको पता ही है, अब आरसी छोटा भी आ सकता है, या फिर आपके पास में कोई 1 या 2 आपके पास आरसी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब वोकैब, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले वोकैब जाओ, फिलर्स जाओ, एरर्स भी आती हैं, ठीक है, वो जाओ, या फिर टोन बेस्ड आ जाता है। टोन अगर आपको आ रही है तो ही करना है, कंफ्यूज हो रहे हो तो स्किप इट। मैंने ये भी बताती चल रही हूँ कि कहाँ पे आपको स्किप करना है और कहाँ पे आपको अटैम्प्ट करने का कोशिश करना है, ठीक है। कुछ कंजंक्शंस मैंने लिखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा शायद मेरी इंट्यूशन है क्या, कि स्टार्टर एंड कनेक्टर्स आ सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में रिकॉल करके जाना। सो बट एज हाउएवर डेस्पाइट नॉट विथ स्टैंडिंग सिंस और बिकॉज, इनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए इनको रीड करना मत भूलना, ठीक है। कंजंक्शन का काम होता है स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के बीच में। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ लेना उसको, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, स्लॉग्स आ गए, ठीक है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं था कि वो आपसे डेफिनेटली फॉलो पूछ रहा है, या फिर आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो लॉजिकली फॉलो नहीं करता है,
तो आप गड़बड़ कर जाओगे, आपको आते हुए भी आप आंसर को गलत कर ले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपसे क्या पूछा गया है उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जीए की बात करूं तो देखो जीए में तो कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, बस आपने 3 to 4 मंथ्स भी अच्छे से पढ़ लिया है ना तो आपका मैक्स टू मैक्स कवर हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने पेपर दिया था और उससे लास्ट ईयर पेपर को भी मैंने रिव्यू किया था, तो आपका करंट अफेयर्स से लास्ट 3 to 4 मंथ से अच्छे से आ गया था, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आते हैं तो करना है, नहीं तो छोड़ देना है, सिंपल सी बात है जीए के अंदर। और तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, स्टैटिक पोर्शन भी आपका करंट अफेयर्स से ही आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपने 3 to 4 मंथ्स तो कर लिए होंगे। इनकेस आपने 4 मंथ्स नहीं तो 3 मंथ्स भी कर लिए हैं ना तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ओके। साथ ही में आपको उस सोर्स पे ट्रस्ट रखना है जिस सोर्स से आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अगर आता है जीए सेक्शन तो सारे सोर्सेज से वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपको मिल जाएंगे एग्जाम्स में। इनकेस मॉडरेट आ जाता है, मॉडरेट टू टफ आता है तो फिर किसी भी सोर्स से वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना है। और उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इजी आ जाता है तो हम थोड़ा बहुत तुक्केबाजी कर लेते हैं, चाहे हम कितना भी बोलें, थोड़ा बहुत तुक्केबाजी हर कोई करता है, ठीक है। हालांकि मैं नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। और यही आपको समझाती हूँ कि आप मत करा करो, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चंस ही, एक मार्क्स ही जो है ना वो हमें सिलेक्शन दिला भी सकता है और हमें सिलेक्शन से दूर भी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ। लेकिन जब मॉडरेट आ जाता है तब तो बिल्कुल तुक्केबाजी का सवाल ही नहीं बनता है। ध्यान रखना, कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाएगी, तो अटैम्प्ट्स भी वैसे ही होंगे, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप अवेयर नहीं हो एग्ज़ाम पैटर्न से, पहली बार मीन्स दे रहे हो, ठीक है, तो या फिर किसी भी रीज़न से आपने तैयारी नहीं की थी प्रॉपरली और अभी आपको याद नहीं है, तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखना, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है और ड्यूरेशन है कि रीजनिंग और कंप्यूटर के अंदर 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स आपको पता है कि वो जस्ट ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। और 2-2 नंबर के, 1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस होंगे, 1-1 मार्क्स के हैं, तो 40 मार्क्स मैक्सिमम है और 35 मिनट्स मिलेंगे आपको। क्वांट के अंदर आपके पास में 50 क्वेश्चंस हैं, वही 50 मार्क्स है, तो 1-1 नंबर का ही क्वेश्चन होने वाला है, 45 मिनट्स मिलेंगे। जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको 50 क्वेश्चन है और 50 मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। लास्ट में एक एडवाइस की हम बात करेंगे कि ये जो भी सीक्वेंस मैंने बताया है, अगर आप पहली बार ही एक मेंस दे रहे हैं जैसा कि मैंने कहा, या फिर आप मतलब इस बार प्रिपरेशन नहीं कर पाए फिर भी आप देना चाह रहे हैं, तो एक बार इस अप्रोच को ज़रूर यूज़ कीजिए। साथ ही में अगर आप प्रो लेवल के हैं और आपको लगता है कि कोई उस वक्त पे आपको लगता है कि कोई चीज़ यूज़ करने वाली है जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपकी, तो आप यूज़ करना। अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट पे किसी को भी देखकर, मुझे या किसी और वीडियो को देख करके अपना स्ट्रेटेजी मत बदलना। हालांकि अगर आप हो सकता है कि पजल फर्स्ट पे अटैम्प्ट करते हो और मैंने आपको 3rd नंबर पे बताया है, तो इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। ऑलरेडी आपने 50% जो पेपर है ना उसको गो थ्रू कर लिया है, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रही थी आपको। तो जब आपको लगता है ना बहुत श्योर हो आपको ये चीज़ काम करेगी ही करेगी, ठीक है, तो ही आपको उस चीज़ को अप्लाई करना है। लास्ट मोमेंट पे अपने माइंडसेट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करने के साथ में कल आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स और आपका जो स्टेट अप्लाइड किया है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। क्या क्या आया था एग्ज़ाम के अंदर और इसमें से कितनी चीज़ें आपके लिए वर्क करी हैं वो सब आप बताएंगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट है। और बस यही बोलूँगी कि इस स्ट्रैटेजी को अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऑल द बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।